कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है मूल्य विघटन, साहित्य और भाषा का संदर्भ। हम देख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य से यदि हम क्रमशः साहित्य की वस्तु, अभिव्यक्ति, संदेश, उद्देश्य, इन सब के अगर स्वरूप पर विचार करें, क्रमिक परिवर्तन पर विचार करें, तो हमें लगता है कि वास्तव में गिरावट केवल समाज में या सामाजिक व्यवस्था में ही नहीं, साहित्य के मूल्यों में भी दिखाई देती है। और यह जो विघटन है, यह जो बिखराव है, यह जो मूल्यों से साहित्य के दूर होने की परंपरा है, या जिसको हम परिवर्तन कहकर भी जान लेते हैं, चर्चा करते हैं, इस सब के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में भी हम आदिकाल के साहित्य को, आदिकाल में भी यदि हम विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो भक्ति साहित्य भी है, वीर रस का साहित्य भी है, प्रशस्ति साहित्य भी है और लोक जीवन, लोक संस्कृति का साहित्य भी है। और धीरे धीरे भक्तिकाल तक आते आते हमें साहित्य की वस्तु बदलती हुई दिखाई देती है, साहित्य में वर्णित नायक बदलते हुए दिखाई देते हैं और साहित्यकार का साहित्यिक प्रयोजन यह भी बदलता हुआ दिखाई देता है। और स्वाभाविक है कि साहित्य और साहित्यकार पाठकों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ आदर्श मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है, कुछ पारंपरिक मूल्यों की पुनर्व्याख्या करता है, कुछ प्रेरक और सार्थक मूल्यों को उद्घाटित करते हुए समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। और यह हम भक्तिकाल के साहित्य में चारों काव्य धाराओं में, विशेष रूप से सगुण भक्ति में राम काव्य और कृष्ण काव्य में, क्योंकि राम कुछ अलग तरह के आदर्श स्थापित करते हैं, कृष्ण कुछ अलग तरह के आदर्श स्थापित करते हैं। इसी तरह संत साहित्य में या सूफी साहित्य में भी हम देखें तो विषय और वस्तु की दृष्टि से, भाषा और शिल्प की दृष्टि से हमें परिवर्तन और अंतर दोनों दिखाई देते हैं। रीतिकाल तक आते आते साहित्य के अर्थ, साहित्य का प्रयोजन यह बदलता है, साहित्य की विषय वस्तु भी बदलती है और युग सापेक्ष प्रभाव साहित्य और साहित्यकार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए कुछ लोग उसे मूल्यों के विघटन की बात कहकर उसको अपसंस्कृतिकरण से जोड़ते हैं और कुछ लोग परिवर्तन कह के उसकी चर्चा करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक युग में आते आते हम देखते हैं कि चाहे वो भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि हो, नई कविता हो या नाटक में, उपन्यास में, कहानी में, साहित्य के जो मूल्य हैं, जिन मूल्यों की चर्चा, प्रतिष्ठा प्रेमचंद अपने साहित्य में करते हैं, अपने कथा साहित्य में, कहानी और उपन्यास में, प्रसाद तक आते आते, छायावाद तक आते आते वहाँ हमें कुछ अलगाव, कुछ नवीनता, कुछ भिन्नता दिखाई देती है। नई कविता में, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में उस अंतर को हम देख सकते हैं। रीतिकाल में भी वो श्रृंगार काव्य हो, वो प्रशस्ति काव्य हो, वो नीति काव्य हो, वो वीर रस की कविता हो, उन सब में भी इस तमाम तरह के परिवर्तन को हम देखते हैं। मूल्य वास्तव में सामान्य जीवन में तो मूल्य और कीमत दो शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। मूल्य शब्द मूल धातु से भाव में पत प्रत्यय लगने से बना है,
जिसका अभिप्राय किसी वस्तु के विनिमय में दिया जाने वाला धन, दान या बाजार भाव आदि निश्चित है। मूल्य मानव समाज की सभ्यता और संस्कृति का संवाहक तत्व भी है। यानी मानव समाज में उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचा, सभ्यताएं कैसे बदलीं, सांस्कृतिक जो स्थापनाएं और मान्यताएं हैं, उन सब को वहन करने वाला, उसे गति देने वाला जो तत्व है वो मूल्य है। मूल्य पारस्परिक व्यवहार का मापक भी है। वह शाश्वत होने के साथ साथ काल सापेक्ष भी है। मूल्य समय संदर्भ से जुड़कर अलग तरह से व्याख्यायित किए जाते हैं और मूल्य जो सदा सर्वदा एक रूप शाश्वत रहते हैं, उनकी भी चर्चा हम करते हैं। यही कारण है कि समाज में मूल्य सदैव बनते मिटते आए हैं। समाज प्रायः अपनी आवश्यकता के अनुसार मूल्यों का निर्धारण करता है। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। व्यक्ति स्वभाव से स्वतंत्र और स्वच्छंद है, यह हम सभी जानते हैं। इसकी स्वच्छंदता को असंगत मर्यादा द्वारा यदि समाज बांधता है तो व्यक्ति विद्रोह कर उठता है। इसका अर्थ है कि स्वच्छंदता को जिस मर्यादा से बांधा जाना चाहिए वो संगत होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। अन्यथा व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष उसके विरुद्ध विद्रोह करता है, आक्रोश व्यक्त करता है। इसलिए मूल्य संदर्भ सापेक्ष, युग सापेक्ष, स्थिति सापेक्ष भी होते हैं। विद्रोह से सामाजिकता का घेरा टूटता है और जीवन के नवीन मूल्य फिर से उभरने लगते हैं। इस तरह मूल्यान्वेषण एक परंपरागत प्रक्रिया का रूप ले लेता है। वास्तव में हम नई चुनौतियों के, नए संघर्षों के परिप्रेक्ष्य में फिर नए मानक या आदर्श खोजने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हम परिस्थिति विशेष में जब पारंपरिक मूल्यों को बहुत कारगर या सार्थक नहीं पाते तो फिर हम उनका विकल्प खोजने का प्रयत्न भी करते हैं। व्यक्ति समाज से होता हुआ नैतिकता, व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता से जुड़ता हुआ अर्थ, राजनीति और संस्कृति को भी अपने में समाहित कर लेता है। वास्तव में व्यक्ति का और समाज का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो बूंद और समुद्र का है। बूंद के बिना समुद्र का अस्तित्व नहीं और समुद्र के बिना बूंद की पहचान भी नहीं बन पाती। इसलिए अगर हम व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर विचार करते हैं तो उसमें नैतिकता एक कसौटी है, व्यावहारिकता एक कसौटी है, आध्यात्मिकता भी उसका एक पक्ष है और इसी तरह अर्थ, राजनीति और संस्कृति भी उससे जुड़े हुए हैं। स्पष्ट है कि मूल्य का मान व्यक्ति, समाज, संस्कृति, राजनीति, नैतिकता और व्यावहारिकता, इन सभी से परिपूर्ण होकर विकसित होता है। मूल्य समाज के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है। इसलिए साहित्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति बिंबात्मक या प्रतीकात्मक रूप में होती है। ज्ञान विज्ञान या नैतिकता की तरह तर्कपूर्ण या सिद्धांत रूप में नहीं होती। साहित्यकार समाज से अनुभव, निजी अनुभवों द्वारा व्यावहारिक मूल्यों का सृजन करता है। यानी कुछ अनुभव वो समाज से लेता है, कुछ उसके निजी अनुभव होते हैं और फिर उनसे वो व्यावहारिक मूल्यों का सृजन करता है। यानी व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक अनुभव, इन सब से जो निष्कर्ष निकलता है, जो प्रेरणा लेता है, उसको व्यावहारिकता के रूप में वो सृजित करता है और फिर अपने मूल्य युगीन बोध से प्रेरित करता हुआ जिनसे वह मार्ग दिखने या दिखाने का प्रयत्न करता है,
साथ साथ बदलते मूल्यों को भी यथास्थान वो वर्णित करता है या चित्रित करता है। वस्तुतः मूल्यों के अनुसार व्यवहार समयानुसार होते ही हैं और इसी व्यवहार से नवीन मूल्य सृजित भी होते हैं। यह अन्योन्याश्रित है। साहित्यकार ही इन मूल्यों का भोक्ता और निर्माता होता है। जो पारंपरिक मूल्य हैं, जो विरासत में प्राप्त मूल्य हैं, साहित्यकार उन्हें आत्मसात करता है और फिर समय और युग के परिप्रेक्ष्य में वह उन्हीं मूल्यों में से कुछ नए मूल्यों का निर्माण भी करता है, जो कि समाज से मूल्यों को ग्रहण करने, आत्मसात करने की परंपरा है। उसकी अभिव्यक्ति वह अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी भाषिक क्षमता के माध्यम से करता चलता है। साहित्यकार आदिकाल से ऐसा करता आया है और आज भी मूल्याभिव्यक्ति अनवरत रूप से चल रही है। यानी साहित्य और मूल्य, इनका अन्योन्याश्रित संबंध है। वह साहित्य साहित्य नहीं कहलाता जो किसी मूल्य की व्याख्या न करे, किसी मूल्य की पुनर्प्रतिष्ठा न करे या उसका युग संदर्भ से जोड़कर पुनराख्यान न करे। हमारा वर्तमान समाज पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था से पृथक होकर नूतन आधुनिक सभ्यता में प्रवेश करता है। यह स्वाभाविक क्रिया है। वर्तमान समाज पारंपरिक और सामाजिक व्यवस्था से जब भिन्न होता है, जब अलग होता है, तो कुछ नए आधुनिक मूल्यों, आधुनिक सभ्यताओं में वह प्रवेश पाता है, उससे संबद्ध होता है। आज हमारी संस्कृति संक्रांति के दौर से गुजरती हुई दिखाई देती है। जीवन के प्रति वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब उभरता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पाश्चात्य जीवन एवं शैली से देश में आज सभी त्रस्त प्रतीत होते हैं। मूल्य चूंकि समाज सापेक्ष होते हैं, अतः समाज संस्कृति के संक्रांति काल में मूल्यों पर भी संकट उपस्थित होता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। साहित्य में अब मूल्यहीनता, मूल्य संकट, मूल्य शून्यता, मूल्य विघटन, इन सब की चर्चा भी की जाती है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से जिस प्रकार की वस्तु अब साहित्यकार सृजित कर रहा है, वह युग की मांग हो सकती है, पाठकों की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन क्या साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, उसका धर्म इस प्रकार के साहित्य सृजन से क्या पूरा हो पाता है? यह एक प्रश्न उसके सामने खड़ा होता है। अनेक शब्द पारंपरिक मूल्यों के स्वीकार हेतु प्रचलित हो चुके हैं। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि मूल्य विघटन ही मूल्य के ध्वंस होने की स्थिति भी है, जबकि कुछ विद्वानों की यह भी धारणा है कि नूतन युगानुरूप मूल्य निर्माण की भूमिका ही मूल्य विघटन है। यानी समय सापेक्ष मूल्य निर्मित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, वही मूल्य विघटन का एक दूसरा पहलू भी है। वस्तुतः आज का समाज संक्रमण की स्थिति में भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सब कुछ परिवर्तित होता प्रतीत हो रहा है। धर्म, ईश्वर, भक्ति, आस्था, विश्वास, इन सब का स्थान विज्ञान, मानव बुद्धि, तर्क, कृत्रिम बुद्धि और स्वार्थ आदि यह ले रहा है। मानव अपना नियामक स्वयं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वह दैविक सत्ता को समर्पित नहीं, बल्कि समाज और इहलोक की ही चर्चा करता है और दैविक सत्ता को ललकारता हुआ या चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। वह अब अस्मिता की खोज में संलग्न या समर्पित दिखाई देता है। संहारक विज्ञान, युद्ध की विभीषिका, स्वार्थी राजनीति, अर्थलिप्सा और लोलुप संगठनों ने मानव के व्यक्तित्व को पूरी तरह खंडित और विघटित कर दिया है। अब मानव दिशाहीन हो अंधी दौड़ में लगातार भागता हुआ प्रतीत होता है। समाज में रहता हुआ भी वह स्वयं को अकेला, एकाकीपन से ग्रस्त अनुभव करता है तथा मौन कुंठाओं से त्रस्त होकर मृत्युबोध, अजनबीपन,
संत्रास इससे युक्त प्रतीत होता है। उसका निज स्वातंत्र्य और अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। आर्थिक मंदी ने उसकी लाठी जैसे तोड़ दी है और वैयक्तिक निराशा ने उसे आकृति विहीन बना दिया है। ऐसे में पूरा समाज, पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी प्रतीत होने लगी है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल्य विघटन वस्तुतः साहित्य के संदर्भ में है क्या। मूल्य विघटन से संबंधित दो विचारधाराएं आदर्श भाव को पोषित कर पुरातन मूल्यों की प्रतिष्ठा में संलग्न रहती हैं। यही विचारधारा परंपरा का पोषण कर समाज, परिवार एवं संस्कृति की व्याख्या करती है। दूसरी विचारधारा व्यावहारिक एवं प्रगतिशील मानी गई है, जो समाज में युगीन मांग के अनुसार परिवर्तन की पक्षधर प्रतीत होती है। पहला वर्ग विज्ञान के स्थान पर हृदय और अध्यात्म को पोषित करता है, जबकि दूसरी विचारधारा बुद्धि एवं तर्क पर आधारित होती है। तर्क से गुजरती ऐसी विचारधारा में भटकाव और कुंठा के अवसर अधिक प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि यह विचारधारा विकास और विनाश दोनों को साथ लेकर चलती है। आज के इस युग में इसी प्रकार की विकास विनाश की लीला या खेल चलता हुआ दिखाई देता है। आज स्वच्छंद और प्रगतिशील होकर भी लेकिन कुंठाओं और अकेलेपन से त्रस्त मनुष्य और मानवता दिखाई देती है। आज भौतिक सुख सुविधाओं के सभी साधन हैं, लेकिन साथ ही अणु विस्फोट का भय भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। आज हमारा संसार सिमट कर एक परिवार में परिवर्तित हो गया है, लेकिन वास्तविक परिवार में बिखराव आ रहा है। अब विवाह भी जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं रहा, बल्कि कुछ वर्ष में साथ रहने का एक कॉन्ट्रैक्ट मात्र या अनुबंध मात्र बन गया है। प्रेम दैहिक आकर्षण में बदल गया है, जिसमें निस्वार्थता के भाव को नकारा जा चुका है। हमारा सांस्कृतिक एवं आर्थिक पतन भी लगातार दिखाई दे रहा है। राजनीतिक मूल्यों में मतभेद के स्थान पर मनभेद बढ़ता जा रहा है। स्वार्थ, अवसरवादिता और दल बदल का भाव, इसका प्राधान्य चारों तरफ दिखाई दे रहा है। छल प्रपंच की नीति ही राजनीति अब बन गई है। हमारे आज के ऐसे उत्तर आधुनिक समाज की तस्वीर हिंदी साहित्य में अनेक स्थलों पर देखी जा सकती है। हम जानते हैं कि साहित्यकार युग दृष्टा ही नहीं, दूरदृष्टा भी होता है। वह आने वाले समय का, इसीलिए कवि के बारे में तो कहा भी गया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यही कारण है कि वह अपने समय के युग की तस्वीर, उसकी नब्ज को पढ़ता है, पहचानता है, लेकिन आने वाले समय का पूर्व अनुमान भी अपनी सृजनात्मक कल्पना से करता है। साहित्य और मूल्य में आदि युग से घनिष्ठ संबंध रहा है। साहित्य में मूल विघटन का स्वरूप भी अनेक रूप में देखने को मिलता है। साहित्य का मूल विषय राष्ट्र निर्माण और बदलते मूल्यों के विश्लेषण द्वारा मानव को दिशा प्रदान करना रहा है। वास्तव में सहित, हित के साथ जो सृजित होता है वही साहित्य कहलाता है। वह पाठक का, समाज का, राष्ट्र का, समाज के रहने वाले नागरिकों का हित सर्वोपरि मानता है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में आरंभ से ही मूल्य विघटन के स्वरूप को देखा भी गया है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सिद्धों और नाथों ने रूढ़ियों और मूर्ति पूजा का खंडन किया, स्वार्थ भावना का प्रचुर मात्रा में चित्रण किया। उनके साहित्य से यह भी ज्ञात हुआ कि किस प्रकार मूर्ति पूजा की आड़ में मनुष्य स्वार्थ साधना में संलग्न हो गया। अमीर खुसरो ने भी अपनी मुकरियों और पहेलियों के माध्यम से भटके हुए समाज के अनेक चित्र अंकित किए और उन्होंने हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग अर्थात भक्तिकाल में साहित्यकारों ने एक आस्था, एक विश्वास, इसको चित्रित करने का प्रयत्न भी इसी आधार पर किया, क्योंकि आदिकाल में जो अनास्था घर कर गई थी, जो बिखराव, जो भय, जो त्रास
जो चिंता घर कर गई थी उससे बाहर निकालने का काम भक्तिकाल के कवियों ने आस्था और विश्वास का संचार करके एक दीप प्रज्वलित करके किया। वह रूढ़ियों आडंबर के चित्रण द्वारा पथभ्रष्ट मानव की भी को जगाने का काम तो करता ही है। सूफी साहित्य ने भी भारतीय समाज की अनेक संकीर्ण लोक सांस्कृतिक परंपराओं की ओर संकेत किया। भारतीयता की बदतर होती व्यवस्था का भी वर्णन और चित्रण किया। गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा के माध्यम से विविध आदर्श और मूल्यों की प्रतिष्ठा की। उन्होंने जहां एक और आस्था विश्वास जैसे मूल्य स्थापित किए, वहीं राम राज्य की परिकल्पना करते हुए आदर्श राज्य व्यवस्था को या राज व्यवस्था को चित्रित किया, और दूसरी तरफ कवि ने युग वर्णन द्वारा आगे के जीवन की व्याख्या भी की। ऐसे वर्णन में उन्होंने मानव जीवन के बदलते स्वरों की व्याख्या की, बदलती सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का मान्यताओं का चित्रण भी सौदाहरण किया। इन सभी तत्वों का मूल संबंध वस्तुतः मानव मन से रहा है और मन के बदलते संदर्भों में हम उसे देख भी सकते हैं। मन के बदलते रूपों और कुंठाओं का सबसे सूक्ष्म तथा तात्विक विश्लेषण बहुचर्चित मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने किया है। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन मन से संचालित होता है। उन्होंने मानव के अचेतन मन का मूल आधार दमन को माना। दमित व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति के भावों एवं कार्यों को उससे तादाद में स्थापित कर स्वयं को उसी के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, ऐसी उनकी स्थापना और मान्यता है। ऐसे में निराशा मिलने पर वह हताश होता है, कुंठित होने लगता है। कुंठा कामेच्छा को तीव्र बनाती है और तीव्रता के कारण उसका जीवन गहन गर्व की ओर घूमने लगता है। यही कारण है कि तुलसीदास एक ओर तो मोह सकल व्यदिन कर मूला, यह कहकर मोह को ही समस्त रोगों, कुंठाओं, व्याधियों और चुनौतियों का, समस्याओं का मूल कारण मानते हैं। उनसे दूर रहने का परामर्श भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरदास ने गोपी ग्वाल प्रसंग आदि में, उद्धव आदि के प्रसंगों में दमित भावयुक्त नारी की दशा की ओर संकेत किया है। सूरदास ने बाल मनोविज्ञान का चित्रण भी बखूबी किया है और बालक में विकसित होती विविध इच्छाओं का अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक स्तर पर चित्रण, मार्मिक अंकन वो करते चलते हैं। इसी का विकसित रूप आज के बाल गोपालों में देखा जा सकता है, जो इंटरनेट के युग में अपनी स्वाभाविक चंचलता से दूर कपोल कल्पनाओं और भौतिक सुविधा की स्वर्णिम कारा में उलझते हुए दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त बदलती सामाजिक वृत्ति, मान का विश्लेषण रीति काल में किया गया है, किंतु बदलते मूल्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गहन विश्लेषण आधुनिक कविता और उसके साहित्य में ही देखने को मिलता है। आधुनिक साहित्य मानव जीवन का साहित्य है, जिसमें समकालीन समस्याओं और चुनौतियों का सबसे अधिक मात्रा में विश्लेषण और चित्रण किया गया है। भारतेंदु युग से ही हमें मूल्यों में टकराहट देखने को मिलती है। यह काल मूल्य विघटन का काल कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति की ओर उन्मुख भारत अब सामंत व्यवस्था एवं जमींदारों के चंगुल से निकलकर पूंजीपति व्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मध्य वर्ग और उनके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याएं इसी काल में सबसे पहले उद्घाटित होती हैं। मध्य वर्ग शिक्षा की ओर बढ़ता है, लेकिन अंग्रेजी दास्ता के इस युग में शिक्षा सत्र में भी उसका शोषण होता है। इस युग में कुरीतियां, अंधविश्वास, ये सब तो सर तान कर खड़े हुए दिखाई देते ही हैं, और आम व्यक्ति भी अब सूट बूट पहनकर अंग्रेजी जीवन की नकल के चक्रव्यूह में उलझता हुआ दिखाई देता है। इस युग का परिवार भी विघटन की ओर अग्रसर था। पारिवारिक जीवन में विषमताएं व्याप रही थीं और मूल्य संक्रमण का आरंभ हो गया था। इसलिए मित्रों, बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह, ये सारी समस्याएं प्रत्येक परिवार इनसे जूझ रहा था। हमारा आर्थिक शोषण बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा था। अंग्रेजों की औद्योगिकरण की नीति ने मजदूरों को शहर पहुंचा दिया था,
परिणामतः ग्राम व्यवस्था चरमराने लगी थी और ग्रामीण उद्योग समाप्त होने लगे थे। संस्कृति एवं परंपरा पर अब विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई देने लगा था। तो यह वस्तुतः स्थितियां हैं जिनकी तरफ हम अगर क्रमशः बदलाव और परिवर्तन के साथ विचार करें तो हम देख सकते हैं वास्तव में वो जो मैथिली शरण गुप्त ने कहा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठे विचारें ये समस्याएं सभी। तो हम मूल्य विघटन को इसी संदर्भ में देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे युग बदला, समाज बदला, दृष्टि बदली, दर्शन बदला, आचरण बदला, व्यवहार बदला और साहित्य में यह जो मूल्य विघटन है यह भी उद्घाटित होता हुआ, उजागर होता हुआ हम सबके सामने आ गया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके पास हम फिर उपस्थित होंगे, आपके समक्ष फिर से विषय को लेकर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।